चलिए प्यारे बच्चों, अभी हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस को हम दो भाग में बांटते हैं। इक्वल हो गया। चलिए, एक हो गया हमारा यस नो क्वेश्चन, दूसरा हो गया हमारा WH क्वेश्चन। चलिए दोनों को समझते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यस नो क्वेश्चन किसे कहते हैं। देखिए थोड़ी सी डिटेल में, ज्यादा तो मैं, है ना, इसको जानना पड़ेगा कि बेसिक आपको समझना बहुत जरूरी है ना, नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी। तो ध्यान दिएगा, वैसे वाक्य जिनकी शुरुआत, वैसा वाक्य जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। अब आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है या फिर क्या होते हैं? तो वैसे वर्ब जो मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करते हैं उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, या वाक्य में मदद करते हैं। ध्यान, कौन कौन है हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, आर, ये तीनों एक साथ रहते हैं, याद रखिएगा। वाज, वर, ये दोनों एक साथ रहते हैं। डू, डज, ये दोनों एक साथ रहते हैं। डिड अकेले रहते हैं, है ना। हैव ऑब्लिक हैज, ये दोनों एक साथ रहते हैं, और बेचारा हैड अकेले रहते हैं, है ना। कैन, ये भी अकेला है। कुड, मे, दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है। माइट, सेल ऑब्लिक विल, ये दोनों साथ में रहते हैं, है ना। सेल का हो जाएगा शुड, विल का हो जाएगा वुड, है ना। मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू। ये इतने फॉर्मेट 24 है ना, गिन के देखिएगा। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माय, शायद, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू। ये हमारे 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आप इसको समझ लीजिए। इतना आपको, इतना से अगर कोई वाक्य शुरू हुआ तो समझ लेना है कि कौन सा है, यस नो क्वेश्चन है। यहां तक समझ लिए। अब जरा ये समझना है WH क्वेश्चन किसे कहते हैं। तो वैसा प्रश्न, वैसा वाक्य जो WH कट गया, जो WH वर्ड कट नहीं रहा ना, जो WH वर्ड से शुरू होता है, शुरू होता है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तथा सब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। इतना बात समझ में आ गया। देखिए हम इसको और भी लंबा खींच सकते, मुझे लंबा खींचने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है भाई, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। मैं इतना भी कह सकता हूं यस नो क्वेश्चन
जिसके वैसे प्रश्न जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, क्लियर हो गया हमें ये कहने की, या फिर और समझिए इस तरह से, वैसे प्रश्न जिसका उत्तर यस या फिर नो में दिया जाता है, हाँ या फिर नहीं में। आपने भोजन कर लिया है, यस सर। आपने भोजन नहीं किया, आपने भोजन कर लिया है, नो सर, है ना। तो इस तरह से हम लोग जवाब देते हैं यस या फिर नो में, है ना। चलिए दूसरी बात आपको ये समझनी है, सर WH वर्ड कौन कौन है। WH वर्ड थोड़ी सी कम डार्क दिख रही है ना। WH वर्ड कौन कौन है, तो जरा समझिए। WH वर्ड कौन कौन है। हु, whom, whose, which, when, where, what, why, and last how। WH वर्ड की संख्या है बच्चे 9, हेल्पिंग वर्ब की संख्या है 24। क्लियर हो गया। इनके बाद हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आता है, तो समझ जाए कि WH क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा मिलेगा, जैसे इस तरह से आएगा सेंटेंस, व्हाट यू से इज ट्रू। व्हाट यू से इज ट्रू, इसका मतलब जरा समझते हो क्या है। ये जो व्हाट है ये अलग है, यू से एक अलग क्लाउज है, इज ट्रू एक अलग क्लाउज है। कहता है जो आप कहते हो सत्य है। व्हाट यू से इज ट्रू, तो यहां पे इज जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, व्हाट के लिए। मतलब जो कुछ भी आप कहते हो वो सही ही होता है, वो सही ही है। तो यू से अपने आप में एक क्लाउज है, इज ट्रू एक क्लाउज है, और यहां पे जो व्हाट प्रयोग हुआ है ये आपको जोड़ने का काम कर रहा है। ये अगर आप ऐसा कहते हो कि आपको हेल्पिंग सॉरी WH वर्ड है, तो WH वर्ड का काम यहां पे नहीं कर रहा है। ये आपको WH क्वेश्चन अगर होते हैं तो अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रूल अभी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम लोग इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं, है ना, इस समय मिटाता हूं। अब हम लोग सीखेंगे कि इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलें, और फिर इसके थोड़े से एडवांस्ड रूल भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए उतारते जाना भाई, है ना, देर नहीं करना है, समझना भी है, उतारना भी है, काम भी करना है, इंपॉर्टेंट बात को भी समझना है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, जरा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मैं एक तरफ डायरेक्ट लिखूंगा, इस तरफ इनडायरेक्ट लिखूंगा। ओके, आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे सबसे पहली बात हम लोग को ये समझना है, इन्वर्टेड कॉमाज, पॉइंट नंबर 1। थोड़ा सा मैं इसमें इंक डाल देता तो और भी मजा आता जरा पढ़ने में। थोड़ा सा 1 सेकेंड के लिए आप जरा रुक सकते हैं तो रुकिए। हे मां, चलिए हो गया है। इतना जो मैं भी बता रहा हूं ये तो आपको जनरली मोस्टली जगह मिल भी जाएंगे, समझिएगा। इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर हम इफ या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं। इतना हम सभी लोग जानते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसके बाद हमें परिवर्तन करने की बारी आती है सेड को। किसकी परिवर्तन करते हैं भाई, सेड को। तो सेड का परिवर्तन होता है, ध्यान देना, आस्क्ड में। कहां होता है भाई, सेड का जो हम परिवर्तन करते हैं वो कहां करते हैं, आस्क्ड में करते हैं। अब आपके मन में आ रहा हो सर अगर आस्क के अलावा भी कुछ और रहा तो आस्क के अलावा आप कर सकते हो, ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंक्वायर देता है। क्या पढ़ते हैं इसको, इंक्वायर। अब यहां पे एक होता है इंक्वायर ऑफ और एक होता है इंक्वायर, तो हम लोग उसकी भी चर्चा कर लेंगे, है ना। उसमें घबराने की आपको बात नहीं है ना। चलिए, या फिर एक और भी होता है, एक होता है वांट टू नो।
क्या होता है, वांट टू नो। तो वांट टू नो ये सब जो है आजकल प्रयोग में नहीं होता, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। वांट टू नो जो है वो आजकल प्रयोग में नहीं होता। आप इसको वांट टू नो कर सकते हो, लेकिन आजकल प्रयोग में है ही नहीं। लेकिन हम लोग इसको हिडन करके चलेंगे, क्योंकि ये सब प्रयोग, जो प्रयोग में नहीं उसको हटा, जो ट्रेंडिंग में नहीं चल रहा ना, ट्रेंडिंग वीडियो समझते हो ना, तो ट्रेंडिंग टॉपिक में नहीं चल रहा है उसको हटा दो। अब आपके मन में ख्याल आएगा, सर अगर सेड के साथ में ऑब्जेक्ट रह गया तब हम क्या करेंगे? तो चलिए भाई लीजिए, सेड के साथ में ऑब्जेक्ट है तब भी आस्क्ड करना है। एक बात आपको पता होना चाहिए कि जब सेड के साथ में ऑब्जेक्ट आता है तो टू आएगा और उसके बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर? लेकिन आस्क्ड का फंडा दूसरा है। आस्क्ड जब आता है तो टू को हटा देता है और ऑब्जेक्ट रहता है तो सिर्फ यह ऑब्जेक्ट को रखता है। इंक्वायर का कुछ और ही फंडा है। इंक्वायर जो है वो अपने साथ प्रेपोजिशन ऑफ ले लेता है, टू को हटाता, किसको रखता है? ऑफ को रखता है, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है ये फिर उसको रखता है। यानी एक बात आपको समझनी है कि अगर इंक्वायर प्रयोग करना है तो इंक्वायर प्रयोग करो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो अब इसको बात जरा ध्यान जरा समझना, इंक्वायर का प्रयोग विदाउट ऑब्जेक्ट में होता है, याद रखना। इंक्वायर विदाउट ऑब्जेक्ट के लिए आता है और इंक्वायर ऑफ जो है विद ऑब्जेक्ट के लिए आता है। यह बात आप याद रखना कि अगर इंक्वायर के साथ में ऑफ लगा दिया तो फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का देना अति आवश्यक हो जाता है, ऑब्जेक्ट आना ही आना चाहिए। और अगर ऑफ हटाएगा तो फिर ऑब्जेक्ट को हटाना ही पड़ेगा। ओके, और आस्क के साथ कोई फंडा नहीं, तो एग्जाम में कंफ्यूजन दिलाने के लिए वो इस तरह का फंडा खेलता है। ये दोनों परिस्थिति के लिए सेम है, इन सभी के लिए वही बातें, सॉरी इसको छोड़ के, है ना, पहला रूल को छोड़ के बाकी यहां से यहां तक यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन दोनों के लिए ये रूल समान है, ये यूजेज समान है। सेड को आस्क्ड में और इंक्वायर में परिवर्तन करते हैं, और सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट रहा तो आस्क्ड ऑब्जेक्ट या फिर इंक्वायर ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों के लिए फंडा बराबर है। अब हमें यहां पे ये समझनी है, अगर डब्ल्यूएच प्रश्न में, आप कंफ्यूज तो नहीं होना ना, एग्जाम्पल फिर आपको समझाऊंगा। अगर इन्वर्टेड कॉमाज है तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या होगा? तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन में जो भी डब्ल्यूएच वर्ड वहां पे प्रयोग रहेगा, जैसे मैं पूछ दूं व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, है ना, तो इसमें हाउ आर यू में क्या है? हाउ आया, तो हाउ का हाउ ही यहां पे आ जाएगा, इसको इन्वर्टेड कॉमास को हटा के। अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम व्हाट प्रयोग हो जाएगा। व्हेन आर यू गोइंग, तो व्हेन प्रयोग हो जाएगा, है ना, तो इस तरह हो जाएगा। और ये वाला तो यहां पे प्रयोग ही हो जाएगा, है ना। यूज नंबर 2 में हम बात करें, सेड कहां परिवर्तन होगा? आस्क्ड में और इंक्वायर में, या फिर वांट टू नो में। चलिए, या फिर पास्ट में है तो वांटेड टू नो हो जाएगा। सॉरी मिट गया ऊपर वाला, कोई नहीं। आस्क्ड, मैं इंक्वायर ऑफ समझा चुका हूं, है ना। अब फिर से आप उसको मत तंग करना, नहीं तो भाई मैं लिख देता हूं। इंक्वायर ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पे समझ जाओगे ना, समझ जाओगे। आई होप आप समझने में सक्षम भी हैं। अब यहां पे हम लोग का फंडामेंट शुरू होता है, बस यही इन दोनों को समझने के लिए इतना ही रूल काफी है। अब इसके आगे जो समझने की प्रक्रिया आएगी थोड़ी सी एडवांस्ड में, क्योंकि कभी कभी आप जब सेट प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको बढ़ाना चाहता हूं कि फिर आपको जीवन में दिक्कत ना हो नरेशन में, तो मैं थोड़ा सा कुछ एडवांस भी लपेट लेता हूं ताकि आपको भविष्य में काम आ जाए।
चलिए, तो भविष्य वाली बातें यहीं पे पढ़ लेते हैं, है ना। बोलोगे सर इतना लेवल मत पढ़ा, बेवकूफ हो, पढ़ना पड़ेगा तभी तो एग्जाम में कुछ करना पड़ेगा। चलिए, यहां तक समझ में आएगा। मैं दोनों का एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। अब ही की जगह मैं थोड़ा मैं कर दूं, रामू कर देता हूं। रामू सेड, अरे एक नया रूल आ गया निकल के, चलो चलो मैं इसको समझाऊंगा। आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी। अब इसको बनाओ, ये वाला रूल हालांकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, चलो इसी में पढ़ाता हूं। क्या लिखा हुआ है, रामू सेड आर यू क्रेजी। मैं इसी के लगे हुए एक और सेंटेंस देता हूं। Why are you crazy? Why are you? तुम इतना उतावले क्यों हो? Why are you crazy? इसको बनाइए, इसका एक हो गया डायरेक्ट और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। देखिए डब्ल्यूएच प्रश्न है, हु, हुम, हुज, वाई, वेन, वेयर, है ना। चलिए बनाते हैं इसको। रामू सेड को कहां परिवर्तन करना है, आस्क्ड में, इतना तो कर दिया भाई। इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है तो क्या लगाना है, दैट। बिल्कुल नहीं, दैट हमारा असर्टिव सेंटेंस में है। यस नो क्वेश्चन में क्या लगता है, इफ या वेदर, तो हमने लगा दिया इफ। दोनों में से कोई भी मैं लगा दूं, है ना। चलिए इफ लगा दिया। यहां पे मैं बनाता हूं रामू सेड को मैंने परिवर्तन कर दिया आस्क्ड में, तो कर दिया आस्क्ड, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास को टीचर ने हटाया, क्या बोला, वाई का वाई कर दो भाई। जो आपका डब्ल्यूएच प्रश्न है वही कर दीजिए, भाई का मैंने कर दिया भाई। अब एक बात हमें समझनी है, ये बात समझनी है कि जब भी हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, ये वाला जो पार्ट आपका बचेगा, है ना, इन्वर्टेड कॉमास के बाद वाला जो पार्ट बचेगा वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस में। कहां कन्वर्ट होगा, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो भी है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब आता है। लेकिन यहां पर क्या है, पहले वर्ब है और बाद में सब्जेक्ट है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब करेंगे। यहां भी पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब करेंगे। तो चलिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई वर्ब, ये तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट वाक्य में न रहे, ध्यान देना, जब वाक्य में ऑब्जेक्ट ना रहे तो ध्यान देना, तब क्या करना है, तब आपको अपनी इच्छा अनुसार, मेरी बात को समझ रहे, अपनी इच्छा अनुसार यहां पे अगर आपको लग रहा है हिम लगा दें या फिर मी लगा दें, हर लगा दें, आप हर भी लगा सकते हो, मी लगा दें। मी में थोड़ा सा खतरनाक है, आई अगर यहां पे रहे तब यहां पर मी मत लगाना। आई सेड टू मी नहीं होता, मैंने मुझसे कहा ना, मैंने खुद से कहा तो आई सेड टू माई सेल्फ होगा, आई सेड टू माई सेल्फ होगा, मैंने खुद से कहा तब माई सेल्फ होगा, लेकिन मी नहीं होगा, ये बात है। मी बिल्कुल नहीं होगा, कब, जब यहां पर आई रहेगा तब, है ना। उसको समझ लेना कि अगर यहां पे आई है तब फिर मी का प्रयोग नहीं होगा। थर्ड, आई को छोड़ के कुछ भी रहे, आई और वी फर्स्ट पर्सन को छोड़ के यहां पर कुछ भी रहे, यहां पर यू नहीं रहेगा, सेकंड पर्सन नहीं रहेगा। चलिए, तो रामू आस्क्ड हिम, हर, इट, कुछ भी रह सकता है, मी। अब हो गया, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के मैंने क्या बोला, इफ या फिर वेदर लगा तो लगा दिया। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी क्या था, ये वाला आपको पार्ट नहीं देगा, है ना, आंसर में ये वाला पार्ट नहीं देगा, तो नहीं देगा तब भी सही है और देगा तब भी सही है। इफ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, अब इसमें से जो भी ऑब्जेक्ट लेना वहां पे लिखना, इन्हें क्या आप तीनों के तीनों लिख देना, आपको लिखना नहीं, आपको ऑप्शन लिख जाना है ना। तो अगर यहाँ पे हिम देता है तब यहां पर ही लगाओ, अगर यहां पे आप हर दिए हो तो फिर सी लगाओ, अगर यहां पर मी दिया तब फिर आई लगाओ, तब क्या लगाओ, आई लगाओ। रामू आस्क्ड हिम इफ ही, अब यहां पे आर है तो इसका पास्ट क्या होगा, वाज होगा, तो ही के अकॉर्डिंग वाज लगेगा, सी के अकॉर्डिंग वाज लगेगा।
आई के अकॉर्डिंग भी क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, ठीक है। क्रेजी आपका एडजेक्टिव है तो क्या हो जाएगा, CRAZY, क्रेजी। अंत में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। बात समझ में आ रही तो फटाफट करिए यस। चलिए, बात समझ में आ रही तो सर जल्दी जरा करिए। नहीं समझ में जरा देखना, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा आर यू में, तो आर यू में क्या करना, यू को इधर रखना, आर को इधर ढकेल दो, तो क्या हो गया, यू आर। अब यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हिम है, हर है, मी है, तीन ऑप्शन हमारे पास है। तो अगर हिम करते हो तो यहां पर ही करो, अगर हर करते हो तो सी मानो, अगर मी करते हो तो आई मानो। अगर आपकी इच्छा हो रही है कि सर अगर हम एग्जाम में कभी कभी ऐसा देता है कि 4 ऑप्शन दिया, अब 4 में से ये वाला पार्ट देगा ही नहीं, कहीं पे भी नहीं देगा। अब रामू आस्क्ड इफ ही वाज, अब बच्चा समझता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, यहाँ पे ये ही कैसे कर दिया। अच्छा, एक ही पार्ट देगा। अगर यहां पर दे दिया कोई थर्ड पर्सन है, नाम दे दिया, जैसे दे दिया श्याम, घनश्याम, सीता, रीता, जॉन, डॉन, कुछ भी दे दिया यहाँ पे, है ना, जॉन, गिट्स, कुछ भी यहाँ पे नाम दे दिया, तो नाम को फॉलो मत करना, 3 ही वर्ड को फॉलो करना है, ही, सी और मी को, सॉरी, ही, सी और आई को। इसके अलावा कोई और वर्ड को फॉलो नहीं करना। ये नहीं आपको समझ में आ जाए कि भाई आप यहाँ पे इसके जगह पे कोई नाम दे दो, सुटेबल नाम मत देना भाई, नाम दोगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, बन जाएगा ना। चलिए ठीक है, इसको जरा देख लीजिए। रामू आस्क्ड, तो यहाँ पे जो भाई था हमने इस WH वर्ड को बना दिया कंजक्शन। क्या बना दिया, कंजक्शन। और इसके बाद भी क्या आना चाहिए, स्टेटमेंट आना है, यानी क्या ना, स्टेटमेंट यानी असर्टिव सेंटेंस आना है। तो स्ट्रक्चर हम सभी को पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, आगे जो होना है सो होगा। तो यहां भी क्या है, आर यू लिखा हुआ है, तो यू को इधर और आर को इधर रखेंगे, तो यू हमारा सेकंड पर्सन और आर इधर हो जाएगा। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है ही नहीं, नहीं है तो मैंने अभी बोला कर दो ही, इच्छा है तो फिर कर दो सी, इच्छा है तो कर दो आई, लेकिन सावधान यहाँ पे आई रहेगा, तब यहाँ पे आई नहीं होगा। तो ही है, आर यहाँ पास्ट है, तो ही वाज, क्रेजी तो CRAZY। रामू आस्क्ड व्हाई ही वाज क्रेजी, व्हाई ही वाज क्रेजी। रामू पूछा किससे, तो अरे उससे पूछा कि वह इतना क्रेजी क्यों है ना। चलिए मैं इसको मिटा दूं, है ना। देखिए मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया, अगर आपकी इच्छा है तो फिर दे दो, नहीं इच्छा है तो मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला आदमी समझ रहा है कि ही यहाँ पे था, ही यहाँ पे होगा, तभी तो यहाँ पर ही होगा, है ना। तो इस तरह से फॉर्मेशन समझ में आती है। ओके, आप दोनों तरीका, मैं आपको दोनों तरीका बता दिया, ये लिख करके भी और ये विदाउट लिखे हुए भी, दोनों फॉर्मेट समझ लीजिए। इसके बाद थोड़े थोड़े हम लोग फिर धीरे धीरे एडवांस रूल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बातें समझ में आ रही है तो फटाफट जरा करिए यस। मैं इसको मिटा दूं, तब तक मैं भी जरा कुछ जल ग्रहण कर लूं। चलिए मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आई होप मैं मिटा दूं उधर, मुझे लग रहा है मैं इसे मिटा दूं, कोई काम का नहीं। आप लोग को याद हो गया होगा, है ना। देखिए, याद करने से कभी याद ही नहीं होगा। आप चाहो कि मैं आप, है ना, आपकी इच्छा होती है, आपको लगता है कि मैं आपको भूल जाऊं तो मुझे भूल कर दिखाओ। तुम रोज कहोगे मैं आर के रुद्रा को भूलना चाहता हूं, कैसे भूलूं, मैं आर के रुद्रा को भूलना चाहता हूं, भूल जाओ आर के रुद्रा को मैं भूल जाऊं। तो जितना भूलने की कोशिश करो उतना याद होगा। और ये नियम है कि जितना आप जिसको भूलना चाहोगे उतना वो आपको याद आएगा, और जितना आप जिसको याद करना चाहोगे उतना आप उसको भूलना भी चाहोगे, उतनी रफ्तार से वो भूल जाता है। इसलिए याद करने के पीछे मत जाओ, बात को समझने के पीछे जो आपको माइंड में ये बात रखना ही नहीं कि हमको इसको याद करना है। याद करना ये तो सोचना ही नहीं, याद करना और भूलना वो दोनों आपके बस में है ही नहीं। अगर आप मेरे साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ें तो मैं आपको वहां पे बताऊं कि कैसे स्टैटिक वर्ब है, कि इनकी अवस्था होती है। कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता, क्योंकि
उन पर, उस वर्ड पे, उस क्रिया पे आपका कोई जोर नहीं होता। आप किसी को भूल भी नहीं सकते हो, कोई किसी को आप याद भी नहीं कर सकते हो। आप मेरे साथ रोज आ रहे हो, मुझे रोज देख रहे हो, मेरे से रोज बात कर रहे हो, तो आपको मैं याद हूं। क्या आपको बचपन की सारी बातें याद है? बिल्कुल नहीं याद है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि आप उन बातों को रिवीजन नहीं किए हो दोबारा, इसलिए वो बातें याद नहीं है। कुछ ही बातें क्यों याद है? क्योंकि आपने उन बातों को रिवीजन किया, उन बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, उन बातों को अपने आप में रिवीजन किया है, इस माध्यम से वो आपको याद है। चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त रूल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा रूल है जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए तो शुरू करें। तो ये रहा, आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं एक जबरदस्त रूल। देखिए यहां पे मैं पूरे हेल्पिंग वर्ब की चर्चा कर चुका हूं कि डू डज रहे, मैं पूरा टेंस में बता चुका हूं, है ना। चलिए एक बहुत ही अच्छा रूल है, इसको आप याद रखना, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MVVI। मैं एक सेंटेंस लिख करके पहले आपको समझाता हूं। अच्छा, यहाँ पर सेड के जगह पहले से आस्क्ड भी हो सकता है, हमें कोई आपत्ति, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आई आस्क्ड हल्कू आर यू वेल। क्या मैंने पूछा? मैंने हल्कू से पूछा क्या आप ठीक हो? क्या पूछा? क्या आप ठीक हो, है ना। और उसने क्या जवाब दिया, ध्यान देना। मैंने हल्कू से पूछा कि क्या आप ठीक हो, एंड ही सेड यस। एंड ही सेड यस। इस तरह के आपको कभी कभी नरेशन मिलेंगे, और वो आपको कभी कभी ना बहुत ज्यादा परेशान कर देंगे। आपको तो पहले ये बात समझ में नहीं आएगा कि आखिर में हो क्या रहा है। इन्वर्टेड कॉमाज है यहां, एक पार्ट है यहां, एक पार्ट है यहां, तीन तीन पार्ट बना हुआ इसमें, आखिर में ये बनेगा तो बनेगा कैसे, याद रखना। आपको मैं ज्यादा घींच पीच करके नहीं ले जाना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति से आप पूछते हो क्या आपने भोजन कर लिया, बस कर लिया, यस। आपने भोजन कर लिया, नहीं, तो वो व्यक्ति या तो यस या फिर नो में जवाब देता है। जब कोई व्यक्ति यस में जवाब दे तो उसको कहना है कि उसने क्या रिप्लाई किया, तो रिप्लाई इन द अफर्मेटिव या फिर रिप्लाई इन द अफर्मेटिव, यानी उसने हां में जवाब दिया है। कहां में? तो कहता है उसने किसने जवाब दिया, हां में जवाब दिया। नो में क्या कहते हैं, रिप्लाई इन द नेगेटिव। उसने नकारात्मकता में जवाब दिया है। अब इसको समझिए, इसको बनाना कैसे, बहुत ही आसान है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। आस्क्ड हरि है तो हरि को आस्क्ड रहने दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आस्क्ड का आस्क्ड ही होता है, तो आई आस्क्ड, या फिर आप इंक्वायर करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हल्कू है तो रख दो हल्कू को। इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है तो क्या लगाएंगे सर ऐसे वाक्य में? देखिए क्या है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, यानी ये यस नो क्वेश्चन है, तो फिर हमने लगा दिया इफ। क्या लगा दिया? इफ। क्लियर दिख रहा है ना? चलिए
अब आर यू वेल को कन्वर्ट कर दो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। हल्कू कोई लड़का है तो हो गया ही आर है, तो आर को कन्वर्ट कर दो कहां पे, वाज में। इज एम आर वाज, इज एम आर कन्वर्ट होता है वाज वर में, तो ही वाज वेल है, वेल। अब ये कहां कन्वर्ट हो गया, फुल स्टॉप में। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ एंड में, एंड है और ही सेड और लिखा हुआ है यस। कहता है मैंने हल्कू से पूछा क्या तुम ठीक हो, और उसने जवाब दिया हां। उसने जवाब दिया क्या, क्या बोला उसने, हां बोला। अब इसको क्या करना हमें, अब हमें एंड को रखना है। अब यहां फुल स्टॉप अभी नहीं देंगे है ना, क्योंकि एंड बीच में जोड़ने के लिए थर्ड पर्सन नो चेंज, एंड ही। अब यहां पे सेड के साथ में यस लगा हुआ है, इस सेड को कन्वर्ट कर देंगे हम रिप्लाई में। कहां कन्वर्ट कर देंगे, रिप्लाई में। तो इस सेड क्या है, V2 है, तो रिप्लाई को कन्वर्ट कर देंगे V2 में, तो REPLIED, रिप्लाइड। क्या हो गया, ही रिप्लाइड। अब इस यस को हमने कन्वर्ट किया है कहां पे, इन द अफर्मेटिव, इन द अब हम देंगे फुल स्टॉप। क्या देंगे, फुल स्टॉप। अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि सर यहां पे यस के जगह रहता नो, तब क्या करते, तब वही होता, बस कुछ नहीं करना पड़ता, ही वाज, बस यहां तक ठीक है। रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव के जगह पे क्या कर देंगे हम, नेगेटिव, बस। कब, अगर नो रहता यहां पे सेड नो, तब हम क्या करते, रिप्लाइड इन द नेगेटिव। क्लियर हो गई बातें। तो आई आस्क्ड हल्कू इफ ही वाज वेल एंड ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। ये थोड़ा सा हो गया स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोला जाता है। तो इस तरह के वाक्य मैंने देखा है एसएससी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर पूछते हैं, है ना। चलिए अब इस तरह के आई होप ये देखिए, मैं आपको लंबा चौड़ा रूल बताऊंगा, उससे बेटर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इससे आपको समझ में आ गया। अब मैं रूल्स लिखाऊंगा और रूल्स आपको याद भी नहीं रहेंगे तो बेनिफिट भी नहीं है पढ़ने से, है ना। तो उस तरह की बेफजूल वाली बातें हम लोग से दूर रहना है। चलिए याद रखिए कि यस रहेगा तो आप रिप्लाई इन द अफर्मेटिव, नो रहे रिप्लाई इन द नेगेटिव। मैं एक सेंटेंस और भी देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। चलिए मैं दे दूं, देखिएगा। कहता है रेड नहीं ब्लूस में लिखता हूं, यहां पे देता हूं, आई सेड टू हिम क्या बोला, आई सेड टू हिम विल यू गेट देयर टुमारो, will you go there tomorrow? I said to him, will you go there tomorrow? And he said, एंड ही सेड नो। ये हो गया आपका फुल स्टॉप। बनाइए फटाफट सारे बच्चे। मैं नीचे वाला पार्ट मिटा दूं, चलिए थोड़ा सा आपको हिंट लेने के लिए हो जाएगा, है ना। चलिए सारे बच्चे जरा जल्दी इसको बनाएंगे, जल्दी से जल्दी। ये रहा आपके प्रश्न, जल्दी इसको बनाइए। जल्दी। इसके बाद फिर मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट यूजेस पढ़ाता हूं जो सिर्फ और सिर्फ पेड बैच में ही संभव है। चलिए बन चुका होगा, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं बनाते में, बीच वाला मिटाता हूं, है ना। आप लोग हिंट भी ले चुके होंगे। खुद से बनाइए, जल्दी जल्दी जल्दी।
चलिए अब इसको जरा देखिए बाबू कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं, पहले तो आप इस फॉर्मेट को, पहले आप इसको कंप्लीट करिए। आई सेड टू लिखा हुआ है, हमने कन्वर्ट कर दिया आस्क्ड में। हिम, विल से शुरू हुआ है वाक्य, इन्वर्टेड कॉमाज है, इफ लग जाएगा। दैट सिंपल। क्या लग जाएगा? इफ लग जाएगा। इफ हो गया। अब कहता है विल यू, तो यू पहले आएगा, विल बाद में जाएगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा? ही। अब विल कहां कन्वर्ट होगा इसको जरा समझिए। तो विल कहां कन्वर्ट होगा पहले आप मुझे ये बता दो, है ना। विल यू लिखा हुआ है तो विल यू हो सकता है, या फिर वुड यू हो सकता है, या कुड यू हो सकता है। तो क्या होगा यहां पे बताइए जल्दी इसको। समझ में आ रहा है ना? क्या करना है यहाँ पे आपको? यू, और यहाँ पे करना है आपको विल। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हो गया। विल को कहां कन्वर्ट करते हैं? वुड में, या फिर कन्वर्ट करते हैं शुड में। कोई आपत्ति नहीं, वुड भी रहेगा तो आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड, या फिर इफ ही शुड भी कर सकते हो। अब यहां तक हो गया पार्ट हमारा कंप्लीट। अब कहां बाकी है? इसके आगे बाकी है। लिख दीजिए वुड के बाद गो का आना जरूरी है। देयर का देयर होगा। टुमारो का, अच्छा टुमारो कहां कन्वर्ट होना है? मैंने आपको बताया टुमारो कहां होता है। टुमारो होता है द नेक्स्ट डे में होता है, या फिर द फॉलोइंग डे में होता है। गो देयर द नेक्स्ट डे। क्लियर। अब इसके आगे क्या करना है जरा देखिए तो क्या है। यहां तक समाप्त। अब यहां पर देखिए फुल स्टॉप दे सकते हैं लेकिन नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपको एंड के साथ इसको जोड़ना है, तो हमने दे दिया यहां पर एंड। अब ही थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज ही। अब सेड के साथ में नो है तो सेड मैंने क्या बोला? रिप्लाई इन द। नो रहे तो नेगेटिव, यस रहे तो अफर्मेटिव। तो ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव। रिप्लाइड इन द नेगेटिव। क्लियर हो गई बातें? चलिए वेरी गुड। एनी प्रॉब्लम? चलिए शाम को जाना। तीन चार बजे जाना। ठीक है। I asked him if he would go there the next day and he replied in the negative. तो इस तरह से कभी कभी आपको इस एग्जाम में एक दो चीजें नहीं काफी चीज परिवर्तन करने के लिए आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अच्छा वर्ब परिवर्तन हो रहा है, पर्सन परिवर्तन हो रहा है, कुछ आपको और भी यहाँ पे दे देगा हियर, या फिर दे देगा कुछ और भी अन्य अदर पार्ट ऑफ स्पीच दे दिया, टुमारो दे दिया, है ना। तो इस सारी बातों को नरेशन, यही इसी को बोलते हैं नरेशन। इसमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है कि वर्ड आपको चेंज करना पड़ता है, उन सभी वर्ड को ध्यान में रख करके। ओके चलिए, तो ये पार्ट भी हमारा इंपॉर्टेंट रूल था, वो भी क्या हो गया? समाप्त। अगर मैं इसका रूल्स भी लिखा था तब भी हमें कोई बेनिफिट, ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं था। ज्यादा क्या, इससे कम ही बेनिफिट आपको मिलता। चलिए, अगर आपके मन में इस तरह के सवाल उठते हैं ना कि रिप्लाई इन द अफर्मेटिव, रिप्लाई इन द नेगेटिव के जगह हम सेड कहें, तो सेड का तात्पर्य जरा समझो, या टोल्ड भी कहें तो सेड का तात्पर्य होता है कहना। रिप्लाई का मतलब होता है कि मैंने आपसे कुछ पूछा तो बदले में जब कोई जवाब देता है तो उसे हम कहते हैं रिप्लाई, है ना। मैंने आपसे पूछा क्या आपको बातें समझ में आती है, तो आपने क्या बोला? यस। तो आपने क्या दिया? कहा नहीं, बोला नहीं, पूछा नहीं, आपने क्या बोला? रिप्लाई दिया, उत्तर दिया है ना। उत्तर दिया तो उत्तर देने का मतलब ही होता है रिप्लाई करना, है ना। तो रिप्लाई का तात्पर्य उसी से। चलिए हम लोग कुछ अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ लेते हैं जो आपको इन फ्यूचर काफी काम आएंगे। चलिए, तो मैं इसको
यहां तक ऐसे क्वेश्चन सेंटेंस आपको काफी है और काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इस तरह से शुरू हो, शैल से वाक्य शुरू हो, मैं सीधा सीधे फंक्शन पढ़ाता हूं, है ना, उतना यूज जितना लिखोगे उतना तो हमें पूरा बात ही समझ में आ जाएगा, है ना। अगर सेल प्लस सब्जेक्ट तो इसके बाद V1 ही आएगा, V2 नहीं आएगा, है ना। अगर इससे अनुमति का बोध होता है, परमिशन, अगर इससे अनुमति का बोध होता है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, है ना, तब क्या इसका अर्थ निकलेगा, थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देता हूं अच्छा से। सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 क्वेश्चन मार्क। है ना, एक में बोध हो रहा है, परमिशन, यानी कि अगर इसका भाव निकले अनुमति का, है ना, और या फिर इसका भाव निकले प्रपोजल, का मतलब होता है प्रस्ताव, या तो इसका भाव परमिशन में निकले या फिर इसका भाव प्रपोजल में निकले, है ना, या फिर इसका भाव मैं एक और कर दूं, सजेशन में निकले, प्रपोजल, प्रस्ताव, और यहां हो जाएगा सुझाव। देखिए थोड़ा सा डिजाइन बनाने में समय लग जाता है, क्यों, देखो भाई रोज है ना, ये सब डिजाइन तो बनता नहीं है, जब पढ़ाता हूं तब कुछ ना कुछ अलग हो जाता है। तो देखिए आपको एक्चुअल में करना क्या है, दिख रहा है ना, यहां पे जो शेड रहेगा या फिर जो से रहेगा इसको परिवर्तन करना है, कहां पे, अगर अनुमति रहा, है ना, अगर अनुमति रहा तो जो शेड है तो आस्कड में परिवर्तन हो जाएगा, शेड आस्कड में परिवर्तन हो जाएगा। अगर प्रपोजल है, यानी अगर कोई प्रस्ताव दे रहा है, तब जो शेड परिवर्तन होगा वो आपको हो जाएगा, आप इसको कह सकते हो आपको ऑफर, जब कोई प्रपोजल देता है तो ऑफर में परिवर्तन हो जाएगा, ऑफर पास्ट है तो पास्ट में। अगर सुझाव है, अगर सुझाव है तो यहां पे सजेस्टेड हो जाएगा। देखिए एक दफा बताना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके माइंड में, देखिए आप उतने ही सोच सकते हैं जितने आपके माइंड में है, उससे अधिक आप नहीं सोच सकते हैं। तो मैंने यहां तक आपको कन्वर्ट करने के लिए सिखाया कि रिपोर्टेड के भाव को समझ करके, रिपोर्टेड में है, ये कहां रहेगा, ये आपका रिपोर्टेड का फॉर्मेट है, या अगर आप सोच रहे हैं रिपोर्टिंग कहां है तो बिल्कुल ये आपका कहां, रिपोर्टेड का फॉर्मेट है। तो रिपोर्टेड के भाव अगर परमिशन में निकले तो शेड परिवर्तन होगा आस्क्ड में, अगर इसका भाव प्रपोजल निकले तो ऑफर्ड में, अगर इसका भाव सजेशन निकले तो सजेस्टेड में। कब, जब सेल प्लस सब्जेक्ट रहेगा तब, है ना। चलिए तो मैं क्या करता हूं, मैं एक एक एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको और भी समझ में आएगा, और आप बताना कि किसका एग्जांपल है ना। चलिए जरा समझते हैं, कहते हैं
shall I bring a cup of tea? Shall I bring a cup of tea? ये टी लिखा हुआ है ना, कुछ और मत समझना, टी। अब सबसे पहले आपको ये बताना है, ये समझना है कि ये जो पार्ट है इसका भाव क्या है, क्या इससे अनुमति का बोध हो रहा है। एक बात समझ लो, अगर जिंदगी में एमसीक्यू फॉर्मेट ABCD, अगर आपको इसमें सफल होना है, कभी भी अगर एग्जाम में 4 फॉर्मेट देते हैं और अगर आपको इसमें सफल होना है, मैं क्या तुम दुनिया के जो सक्सेसफुल, जो एक अच्छे इंटेलेक्चुअल है ना, जिनकी एक अच्छी बुद्धि है, उनसे पूछना कि सर एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे बेहतर ढंग क्या है, तो उसका सबसे बेहतर ढंग है एलिमिनेशन, यानी छांटो, पहले उसको छांटो कि कौन नहीं हो सकता है। तो 3 ऑप्शन आपके पास है, परमिशन, प्रपोजल, सजेशन। इसका भाव निकल रहा है परमिशन, प्रपोजल और सजेशन, और चौथा है NOT, नन ऑफ दीज, है ना। तो सबसे पहले आपको ये नहीं समझना है कि नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज को तो पहले समझना नहीं, सबसे पहले आपको ये समझना है कि पहले ए को देखो, ए हो सकता है या नहीं। चलो देखते हैं। कहता है क्या मुझे 1 कप चाय मिलेगी, क्या पूछ रहा है। कहता है क्या मुझे, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ टी, क्या मुझे 1 कप चाय मिलेगी, है ना, या क्या 1 कप चाय मिलेगी मुझे, है ना। ही सेड, उसने कहा क्या मुझे 1 कप चाय मिलेगी। तो सबसे पहले समझिए, ये आपको अनुमति दिया। आपको लग रहा है अनुमति किसको देता है, अनुमति जब उसको देना होता है तो उसको बोलता है, जब परमिशन उसको देना होता है तो परमिशन वो इस तरह से कहेगा, क्या मैं आपकी कलम लूं, शैल आई गिव यू पेन, शैल आई गिव योर पेन, क्या मैं आपकी कलम लूं, सर क्या मैं दरवाजा खोल दूं, सॉरी खिड़की खोल दूं, शैल आई ओपन योर विंडोज, नो नहीं, बैठो यहां से। तो क्या हो रहा है, तो यहां पे ये हुआ परमिशन, ये हुआ परमिशन। तो परमिशन में वहां पे जवाब चाहता है अगले से, और यहां कहता है क्या मैं 1 कप चाय पीऊं, क्या आप मुझे 1 कप चाय देंगे, क्या मैं आपके यहां 1 कप चाय पीऊं, क्या बोलते हो, क्या मैं आपके यहां डिनर पे आऊं। ये क्या है, प्रस्ताव दे रहा है आपको, क्या दे रहा है, प्रस्ताव, प्रपोजल दे रहा है। चलो विल यू मैरी मी, क्या सॉरी क्या तुम मुझसे शादी करोगे, है ना, बोलता है ना। तो ये क्या प्रपोजल दे रहा है, नहीं बोलते हो कि कोई लड़की को प्रपोज किया, कोई लड़का को प्रपोज किया, शादी के लिए प्रपोज हुआ, है ना, प्यार के लिए प्रपोज, जो भी है ना। तो यहां पे क्या कर रहा है, परमिशन तो ले ही नहीं रहा है, क्या मुझे 1 कप चाय मिलेगी, परमिशन मांग रहा है, परमिशन की तो जवाब बात ही नहीं है। अच्छा, इसको चाय देने में क्या सुझाव है, चाय देने में कोई क्या सुझाव दे सकता है कि चाय ऐसे डालते, तो सब कैसे डालता है, कोई बता दो, है ना। तो ये सजेशन भी नहीं होगा और पहला भी नहीं होगा। तो डाउट आता है किससे, प्रपोजल पे। तो हमारा जब प्रपोजल बी एकदम, इसमें बोला कि एलिमिनेट करना सीखो, छांटना सीखो, है ना। तो क्या होगा, इसको जरा समझिए। ही, अब इस सेड को परिवर्तन करेंगे इसके भाव के अनुसार। इसका भाव क्या निकल गया, इसका भाव निकल गया प्रपोजल का, है ना, यानी प्रस्ताव का। तो प्रस्ताव रहेगा तो क्या हो जाएगा, सेड ऑफर्ड हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ही ऑफर्ड। अच्छा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यहां पे इन्वर्टेड कॉमाज है तो क्या लग जाएगा, इफ या वेदर लगाओ। सब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा ही, मैं इसको मिटा दूं, ही। अच्छा, यहां पे शैल है तो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, परिवर्तन होगा। तो कहां पे परिवर्तन होगा, तो भाई बताओ कि शैल कहां परिवर्तन होता है, पहले मुझे ये बताओ। अब इसका जो बनाने का जो ढंग है, जो रुतबा है, जो तरीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जब ऐसे वाक्य जब बनते हैं ना, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पैदा हो जाता है कि यहां पे जो ये वाक्य जो बन रहा है ना, ये आपको रिपोर्टेड है जरूर, लेकिन इससे वाक्य जो होते हैं वो आपको इंपेरेटिव में बन जाते हैं। तो ऑफर्ड और शैल आई जो होता है ये आपको लापता हो जाएगा, और यहां पर बचेगा ब्रिंग अ कप ऑफ टी, तो हो जाएगा टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी। अब आपके मन में धड़ाक से आएगा, सर शैल आई हट गया क्यों, शैल आई हट गया क्यों। तो जरा ध्यान देना,
ये जो फॉर्मेट है ना, ये सेल के साथ अगर जुड़ा हुआ है और सेल के सब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, लेकिन जब प्रपोजल और सजेशन आता है ना, ये भाव निकल के आता है अलग से, तो सेल के साथ हमेशा आई ही होता है, सेल आई या फिर सेल वी होता है। इन दोनों फॉर्मेट में, इन दोनों फॉर्मेट में सेल आई और सेल वी से प्रपोजल और सजेशन का जब बोध होता है तो एक तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस का काम करता है। किसका? इंपेरेटिव सेंटेंस का काम करता है। इसलिए सेल आई और सेल वी क्या हो जाता है? लापता हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। जब भी प्रपोजल और सजेशन के साथ में ये दोनों वर्ड आएंगे तो क्या हो जाएंगे? इनके भाव जो होते हैं वो निकल जाएंगे, इसके भाव हट जाएंगे। लेकिन परमिशन जो आता है वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब, सेल ही नहीं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर सब्जेक्ट लगा हुआ रहे, सब्जेक्ट लगा हुआ रहे तो उससे परमिशन का ही बोध होता है, अनुमति का ही बोध होता है ना। कहता क्या मैं घर जाऊं? परमिशन ले रहा है ना। क्या मैं घर जाऊं? परमिशन ही ले रहा है ना। तो जब परमिशन का बोध होगा, जहां पे आस्क्ड प्रयोग हो रहा है, जहां पे आस्क्ड प्रयोग हो रहा है वहां पे उसको पूरा क्लाउज चाहिए, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो भी सब्जेक्ट वर्ब है ना उसको वो चाहिए, है ना। चलिए, तो जब वाक्य में ऑफर्ड या फिर सजेस्टेड लगेगा तब उसके बाद क्या होगा? क्लाउज नहीं बल्कि 2+V1 का फॉर्मेट आएगा। अब आगे इसी के थोड़ा सा एक दो रूल और देख लेते हैं, एक दो। चलिए मैं इसको हटा दूं, काफी इंपॉर्टेंट, इसको सावधानी जरा समझने का प्रयास है। चलिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे मोर एंड मोर, है ना, तब आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए यहां तक कोई बच्चे कोई दिक्कत है जरा मुझे बताने का जरा प्रयास करिएगा। कोई दिक्कत है? चलिए थोड़ा सा हम लोग एक और आते हैं कंफ्यूजनेबल रूल पे। ओके चलिए जरा समझिए। विल यू would you could you, आप सभी को पता है इसके बाद क्या आएगा? तो V1 आएगा, है ना। चलिए, क्योंकि विल के बाद भी V1, वुड के बाद भी V1 और कुड के बाद भी V1 आता है ना भाई। तो चलिए विल यू, वुड यू और कुड यू, अब इनको बनाना है। कैसे बनाएंगे? चलिए जरा देखिए, थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है, और वो भी काफी नहीं, थोड़ी सी जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हमको समझना है कि इससे क्या क्या बोध हो सकता है। चलिए जरा देखते हैं कि भाई क्या क्या बोध होगा। दो पार्ट में हमने बांट दिया। अगर इससे रिक्वेस्ट या फिर इनविटेशन का बोर्ड हो, सॉरी बोर्ड नहीं, बोध हो, है ना। रिक्वेस्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आग्रह करते हैं। आग्रह मत कर देना, मैं आग्रह की बात कर रहा हूं। निमंत्रण, निमंत्रण मैंने लिखा, नियंत्रण मत कहना। इनविटेशन। अब जरा दोनों को जरा समझो, है ना। वुड यू, मैंने क्या लिखा? विल यू, वुड यू, कुड यू। जब इनसे जब वाक्य शुरू हो और इनसे अगर आग्रह का बोध हो, यानी रिक्वेस्ट का बोध हो, है ना, रिक्वेस्ट का बोध हो, तब क्या होगा? तब जरा देखिए, तब यहां पे जो सेड है वो परिवर्तन होगा। सेड जो है वो परिवर्तन होगा आस्क्ड में, या अगर आस्क्ड नहीं करना है तो आस्क्ड की जगह फिर आप रिक्वेस्टेड का भी प्रयोग कर सकते हो।
किसका? रिक्वेस्टेड का भी प्रयोग कर सकते हो। और दूसरा, अगर इनविटेशन हो तो यहां पे सेड के जगह पर आप इनवाइटेड या फिर ऑफर्ड का भी प्रयोग कर सकते हो। ऑफर्ड, है ना। चलिए अब इन दोनों को जरा समझते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। I said to John, will के जगह पर आप would का भी प्रयोग कर सकते हो, could का भी प्रयोग कर सकते हो, take dinner, है ना। यहां पे आप will, would या फिर could दोनों में से, तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। टेक डिनर, कहता आई सेड टू जॉन, मैंने जॉन से कहा, विल यू टेक डिनर विद मी, क्या आप मेरे साथ डिनर करोगे, है ना। मैंने जॉन से कहा कि आप मेरे साथ डिनर करो, रात का भोजन करोगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग बनाते हैं। तो बनाने के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप इसके भाव को समझिए, किसका भाव क्या निकल रहा है, इसका सेंस जरा समझिए, क्या कह रहा है ये। कहता है क्या आप मेरे साथ रात का भोजन करोगे, क्या निकल रहा है, ये आपको रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर आमंत्रण दे रहा है कि चलो रात का भोजन पार्टी सार्टी करके आते हैं, है ना। बताओ मुझे किसका अर्थ निकल रहा है, आग्रह कर रहा है आपको या फिर आपको निमंत्रण दे रहा है, बताइए क्या कह रहा है। ये दोनों बातों में से क्या हो रहा है ना, बताइए। बात को समझिए। मैंने आपको बोला चलो आज मैं आपको पार्टी देता हूं, तो मैं आपको आग्रह कर रहा हूं, अरे इनविटेशन कार्ड दे रहा हूं कि चलो होटल, कौन सा होटल बोलते हो, चलो, है ना। मैं आपको इनविटेशन कार्ड दे रहा हूं, इनवाइट कर रहा है कि भाई मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, चलना रात का भोजन करते मेरे साथ, चलना है, चलो, है ना। मजाक कर रहा हूं, है ना। चलने के लिए हाँ मत बोल देना। तो आई सेड टू के जगह हमको क्या पता चल गया कि इसका भाव निकल रहा है किसका, इनवाइटेड का या फिर ऑफर्ड का, यानी इनविटेशन का भाव निकल रहा है। तो आई इनवाइटेड या फिर अगर आपको इच्छा है तो फिर आप ऑफर्ड का भी प्रयोग कर सकते हो। तो हमने किसको इनवाइट किया है, किसको ऑफर्ड किया है, किसको ऑफर दिया है, तो भाई हमने जॉन को ऑफर दिया है, तो कर दिया हमने जॉन। अब यहाँ पे बेड़ा गर्क होने वाला है, हालांकि अभी आप लोग इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं पढ़े हो, लेकिन उतना मैं आपको हिंट दे चुका हूं। तो इस तरह के भाव जो होते हैं, आग्रह, रिक्वेस्ट का जो भाव जो निकलता है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस में ही ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता है ना। तो आई इनवाइटेड या आई ऑफर्ड जॉन टू टेक डिनर, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में भी आई है, विद मी। आई इनवाइटेड या आई ऑफर्ड जॉन टू टेक डिनर विद मी, है ना। इसी तरह से आपको यहां भी रह सकता है, विल यू, वुड यू, कुड यू, है। इस तरह के भाव में आपको रिक्वेस्ट या फिर इनविटेशन दिखता है। जरा फास्ट करेंगे। चलिए, कोई दिक्कत हो गया यहां तक तो मुझे बताना, है ना। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
चलिए मैं आगे बढ़ूं। आगे चल गया। चलिए तो इसको भी अब हम आगे लेकर चलते हैं। इसको मिटा दूं, मजा आ रहा है ना। देखो भाई ये सब है थोड़े से कुछ अतरंगी किस्म के हैं, है ना। अतरंगी हैं लेकिन आपको बड़े ही मजेदार हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। चलिए लगे हाथ में आपको कुड का भी थोड़ा सा कुछ गिव और हैव को लेकर कुछ जरा परसेप्शन माइंड में रहता है, मैं थोड़ा उसको भी जरा दूर कर दूं। चलो मैं फिर से, मुझे लाइन खींचने में बोर्ड पर ना बड़ा लेजीनेस लगता है, एक बार खींच कर नहीं सो। चलिए अब जरा इसको जरा समझिए। अगर इस तरह के वाक्य जो होते हैं, देखिए ये सब जो होता है ना वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं ना, इसलिए आपको एग्जाम में इन सब वर्ड से थोड़ी सी सावधानी बरतनी है ना, नहीं तो आपको लेकर डूब जाएगा। ये बात को समझ रहे हो। चलिए अगर कभी आपको एग्जाम में कभी ऐसा प्रश्न दे दे, है ना, कुड आई हैव या कुड यू गिव मी, इस तरह से अगर वर्ड आपको दे, है ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो परिवर्तन होता है उनको रिपोर्टिंग वर्ब जो रहता है, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है, से रहे या कुछ भी रहे रिपोर्टिंग वर्ब, या आस्क्ड ही हो, कुछ भी हो, है ना, उसको हमको आस्क फॉर्म में बदल देते हैं। तो इसका हम एक ही फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। ये जो सेड रहेगा, है ना, इस सेड को हमें कन्वर्ट करना है आस्कर फॉर्म में। बड़ा इंटरेस्टिंग, इसको बना के और भी आपको मजा आएगा। क्या बोला जरा ध्यान देना। ही सेड He said, could I have a glass of water? अब आपको इसको बनाना है। कैसे बनाओगे? एक सेंटेंस ये और एक मैं आपको और भी देता हूं। Could you give me Could you give me a pen? ये इस तरह के आपके वाक्य हैं, इसको बनाना है। चलिए बनाइए जरा, इसको कैसे बनाते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, इसको पहले समझिए। सबसे पहले हमें रिपोर्टेड को समझना है। कहता है कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। हैव का यहां पे अर्थ हो रहा है टेक का। क्या मैं एक गिलास पानी ले सकूं या लूं? क्या मैं एक गिलास पानी लूं? क्या मैं एक गिलास पानी लूं? तो यहां पे आपको क्या कह रहा है जरा बताइए। तो आपको इन्विटेशन दे रहा है, फॉर्मल रिक्वेस्ट है। क्या कह रहा है? कुड यू गिव मी अ पेन? क्या आप मुझे कलम देंगे, है ना।
जरा समझिए इसको, दो तरह से हम इसको बना सकते हैं। एक तो मैं आपको इस फॉर्मेट में बनाकर दिखा सकता हूं, जैसे इसको पहले समझ लीजिए। ही सेड है यहाँ पे, तो इस सेड को क्या कन्वर्ट करना है, इस सेड को हमें कन्वर्ट कर देना है आस्क्ड में। कहां करना है, आस्क्ड में। क्यों, आस्क्ड मैंने कर दिया, आस्क्ड, फिर मैंने क्या बोला, फॉर। तो जैसे ही आपने आस्क्ड फॉर कर दिया तो फॉर के बाद आता है नाउन। तो नाउन कहां शुरू, नाउन तो कुड नहीं है, आई नहीं है, हैव नहीं, कौन है, एक ग्लास ऑफ वाटर, तो हो जाएगा फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। थोड़ा सा एडवांस्ड है। ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने एक गिलास पानी के लिए कहा, है ना। उसने एक ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी के लिए पूछा या फिर कहा, तो एक ही बात है। अब इसको यहां पर मी का भी प्रयोग कर सकते थे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, है ना। ही आस्क्ड मी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या कर देंगे, ही सेड, सॉरी सेड को हमने कहां कन्वर्ट कर देना है, आस्क्ड फॉर में। कहता है कुड यू गिव मी, फिर मैंने बोला फॉर आया तो फॉर के बाद नाउन आना चाहिए, तो नाउन कहां पे जरा देखो, तो नाउन यहां से शुरू हो रहा है। ही आस्क्ड फॉर अ पेन, उसने एक कलम के लिए कहा। अगर आप चाहो तो आस्क्ड के बाद यहां पे, है ना, मी का प्रयोग कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो। नहीं इच्छा है तो नहीं करो, कोई आपको आपत्ति करने वाला नहीं। ही आस्क्ड मी फॉर अ पेन, उसने मुझे कलम के लिए कहा, यह कलम के लिए पूछा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। मी की जगह यहाँ पे कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट हो सकता है, कोई जो आपको ऑब्जेक्ट में रहे, है ना, उस तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। या फिर अगर आपकी इच्छा इस तरह से नहीं हो रही, लग रहा है कि सर हमको थोड़ा उठपटांग लग रहा है, तो फिर आप इसके भाव को समझिए। कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे, क्या मैं एक गिलास पानी लूं, क्या मैं एक गिलास पानी लूं, इसका भाव क्या निकल रहा है, पहले आप इसको समझिए। क्या मैं एक गिलास पानी लूं, ये तो आपको परमिशन नहीं मांग रहा है, या अगर परमिशन मांग रहा है तो फिर आस्क के लगा करके, फोर में हटा करके तो कर सकते हो। ही आस्क्ड इफ आई कुड हैव ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह कर सकते हो। लेकिन कुड में कोई परिवर्तन नहीं होता, कुड, वुड, इन सब शुड, वुड, कुड, शुड, माइट, इन चारों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वैसे भी नहीं होता भाई, तो कुड को कुड भी रहने दो, या फिर इस तरह से परिवर्तन में थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, थोड़ा सा है, इसमें दम है ना, है ना, कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप पीछा ही आस्क्ड मी कर सकते हो, ही आस्क्ड मी फॉर अ पेन, ही आस्क्ड मी फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए काफी, है ना, था दम था, थोड़ा मजेदार था। चलिए बोलिए। अच्छा WH क्वेश्चन है कि बच्चे को तो दिक्कत नहीं है ना। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे जो मैं आपको बताया था वोकेटिव केस, आपको वोकेटिव केस पीछे जो मैं बता चुका हूं, सबको याद रखिएगा वोकेटिव केस को। वोकेटिव केस कहीं भी प्रयोग हो सकता है, कभी भी प्रयोग हो सकता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। ये असर्टिव में प्रयोग हो, इंटेरोगेटिव में प्रयोग हो, यस नो क्वेश्चन में हो, या WH क्वेश्चन में हो, या फिर इंपेरेटिव में हो, कहीं भी कोई भी सेंटेंस में हमारा वोकेटिव केस का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। तो ऑब्जेक्ट जहां जहां भी आ सकता है, वहां वहां पे हमारा वोकेटिव केस आ सकता है, उसमें कोई दो मत या दो राय बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके बारे में हमें विचार ही नहीं करना है। चलिए, तो हमारा इस आधार पे हमारा क्वेश्चन सेंटेंस क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्वेश्चन सेंटेंस क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया। और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो मुझे लग रहा है काफी समय हो गया है, तो हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ओके, एक में इसको थोड़ा सा मैं इसको अलग कर देता हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंस अगले क्लास में पढ़ लेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहते मुस्कुराते रहिए, लव यू ऑल। और आप खुद खुश रहिए और अपने माता पिता को भी स्वस्थ रखिए, खुश रखिए। ओके, बाय बाय।